हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आज आपके सामने एनसीईआरटी बायोलॉजी से बॉटनी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ पार्ट 6 वीडियो लेकर के आया हुआ हूँ, जो कि नीट 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल हमारा है, विच फेज ऑफ मियोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ काइजमाटा। काइजमाटा फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का कौन सा फेज रिस्पॉन्सिबल है? तो लिप्टोटीन, पैकाइटिन, जाइगोटीन और डिप्लोटीन। और एक इसमें एक और टर्म आता है, डायाकाइनेसिस। आपको ये याद होगा, ये 5 टर्म है डायाकाइनेसिस। तो इनमें से हम लोग डिप्लोटीन के बारे में जानते हैं कि डिप्लोटीन जो है वो काइजमाटा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। काइजमाटा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा? डिप्लोटीन फेज है, जो कि काइजमाटा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, आप इस चीज को पढ़े होंगे एनसीईआरटी क्लास 11th का सेल डिवीजन वाले चैप्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेनेटिक म्यूटेशन, क्या कह रहा है? जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है। क्या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कैन बी काउज्ड बाय इंसर्शन और डिलीशन? ये अपने आप में सही बात है। साइलेंट म्यूटेशन चेंज द एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ अ प्रोटीन। जब साइलेंट म्यूटेशन है तो एमिनो एसिड सीक्वेंस में थोड़ी चेंज कर सकता है किसी भी प्रोटीन का, नहीं, ये गलत बात है। मिसेंस म्यूटेशन रिजल्ट इन सिंगल एमिनो एसिड चेंज, बिल्कुल। नॉन सेंस म्यूटेशन इंट्रोड्यूस अ प्री मैच्योर स्टॉप कोडॉन, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब सेंट्रल प्लासेंटेशन। ये सेंट्रल प्लासेंटेशन जो है, सेंट्रल प्लासेंटेशन को करेक्टली कौन डिस्क्राइब कर रहा है? तो देखिए, नाम से थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है। अच्छा, यहाँ तो लिखा हुआ है, सॉरी सॉरी, फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। तो मैंने आपको बताया था मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल और बसल। मैंने आपको बताया था ना कुछ इससे पहले, मैंने कोई वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताया हुआ है, इसके एग्जाम्पल के साथ में भी बताया हुआ है। मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, बसल, सभी के एग्जाम्पल्स को बताया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये कौन सा कह रहा है कि फ्री सेंट्रल, क्या कह रहा है? फ्री सेंट्रल को, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन जो है उसको करेक्टली कौन डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का डेफिनेशन बेसिकली ये जानना चाह रहा है। तो डेफिनेशन में आप कह सकते हैं, ओव्यूल आर अटैच्ड अलोंग अ मार्जिन ऑफ ओवरी। नहीं, ये किसका हो गया? ये देखिए, आप मार्जिनल का बात कर रहे हैं, मार्जिन है, मार्जिनल का बात कर रहा है, जिसका एग्जांपल में क्या था, मटर था। तो ये नहीं है। ओव्यूल अटैच टू सेंट्रल एक्सिस विदाउट सेप्टा, ये ध्यान में रखिएगा, विदाउट सेप्टा, इसलिए तो ये फ्री हुआ। जब सेप्टा नहीं, सेप्टा मतलब क्या होता है, दीवार। यदि ये सेप्टा नहीं है और सेंटर में जब ऐसे 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 करके सेंटर में है, बिना किसी डिवीजन का, तो फिर क्या हुआ? तो फिर ये क्या हुआ? फ्री सेंट्रल कहलाया। ठीक है, तो फ्री सेंट्रल ओव्यूल हुआ। ओव्यूल अटैच टू द इनर वॉल ऑफ यूनिलोकुलर ओवरी, ये भी अपने आप में गलत है। जब इनर वॉल कह दिया तो यहाँ सेंट्रल की तो बात ही नहीं हो गई। ओव्यूल अटैच टू द बसल रीजन, ये भी चलिए गलत है। तो मिला जुला करके हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ेंगे। और विच साइंटिस्ट फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड प्लांट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर के फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यदि करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में या क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में, तो आप कह सकते हैं कि ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, प्लस वाटर वेपर बनाता है और प्लस ऑक्सीजन बनाता है। तो ये ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले हम लोगों को बताने वाले जो हैं वो जैन इंजन हॉस थे। और ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इवोल्यूशन वाले चैप्टर पे। Which term describes a relationship where one species harms another but is unaffected itself? क्या कह रहा है? Which term describes a relationship where one species harms another, मतलब एक को नुकसान हो रहा है but unaffected itself, और दूसरा जीरो है, माइनस और जीरो। तो मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव पॉजिटिव बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव बताया था, नेगेटिव नेगेटिव बताया था, फिर
पॉजिटिव जीरो बताया था और एक नेगेटिव जीरो। तो नेगेटिव जीरो किस में आता है? नेगेटिव जीरो अमेंसेलिज्म में। पॉजिटिव जीरो किस में आता है? कमेंसेलिज्म में। पॉजिटिव पॉजिटिव किस में आता है? म्यूचुअलिज्म में। पॉजिटिव नेगेटिव किस में आता है, या नेगेटिव पॉजिटिव किस में आता है? तो ये दोनों के लिए एक पारासाइटिज्म और एक प्रीडेशन करके आता है। ठीक है। तो आप देखिए, नेगेटिव नेगेटिव किस में आता है? कंपटीशन में आता है। कंपटीशन। ठीक है। और एक यहाँ पे आता है प्रीडेशन। तो प्रीडेशन के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है, ये कंपटीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टोटल 6 टाइप होते हैं, मैंने 6 टाइप आपको बता दिया। आप यहाँ पे देखिए, सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने कुछ जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए भी वीडियोस बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। इसके लिए एक अलग चैनल है, प्लस के नाम से है। और जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ एम के बायो में, ये एम के बायो अंक प्लस का ही एक क्या कहते हैं, ब्रांच आप कह सकते हैं। अंक प्लस ओवरऑल अपने आप में एक ब्रांड है, और उसी ब्रांड के अंदर मैं आपको एम के बायो के नाम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज कंसिडर्ड एम्फीबॉलिक? एम्फीबॉलिक के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, कौन सा पाथवे है, कौन सा ऐसा पाथवे है जिसको एम्फीबॉलिक के नाम से जाना जाता है? तो क्रेब साइकिल को हम लोग एम्फीबॉलिक के नाम से जानते हैं। और क्रेब साइकिल को हम लोग एम्फीबॉलिक के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व्स बोथ कैटाबॉलिक, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल, और एनाबॉलिक, यानी कि सिंथेसिस ऑफ प्रिकर्सर प्रोसेस। तो क्रेब साइकिल में आपको कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों प्रोसेस होता हुआ दिखेगा। कैटाबॉलिक यानी कि ब्रेकडाउन होता हुआ भी दिखेगा, एनाबॉलिक यानी कि फॉर्मेशन होता हुआ भी कुछ दिखेगा। और उस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेब साइकिल को एम्फीबॉलिक कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, बायो हो या केमिस्ट्री, यदि एम्फी आया तो जाहिर सी बात है ये दो अलग अलग चीजों को एक साथ मर्ज करने वाला बात कर रहा होगा। ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं ये 3 बना दिया ना, मैं दो अलग अलग चीजों को ये एक साथ मर्ज करने का बात कर रहा होगा। यदि एम्फी आया तो, कहीं भी ये टर्म यदि एम्फी आ गया, मतलब कि ये दो अलग अलग चीजों को एक साथ मर्ज करने की बात कर रहा होगा। जैसे अभी क्रेब साइकिल में मैंने कहा ना कि कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक क्या है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है, एनाबॉलिक फॉर्मेशन के लिए है। तो हम लोग इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन नाइट्रोजन साइकिल बाय ऑक्सीडाइजिंग एमोनिया टू नाइट्रेट? अब देखिए, नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है ना जी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं? एमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। एमोनिया को किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रेट में। और नाइट्रेट को किस में करते हैं? नाइट्राइट में। ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस जो है N2 गैस, उस नाइट्रोजन को एमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या आता है? राइजोबियम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। इसके लिए कौन आता है? राइजोबियम आ जाता है। ठीक है। उसके बाद एमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, एमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आप यहाँ पे देखिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ रहेगा नाइट्रीफाइंग, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। लेकिन अब ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है, या ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये दोनों अलग अलग होंगे। यहाँ पे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा वो कौन आएगा? नाइट्रोसोमोनास आएगा। यहाँ पे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आएगा वो हो सकता है क्लोस्ट्रीडियम आ जाए। ठीक है। तो आपको यहाँ पे नाइट्रोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन साइकिल में एमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, हम यहाँ पे उल्टा लिख दिए क्या, ये एमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए। तो एमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए नाइट्रोसोमोनास का जो आता है, इसी के बारे में ये बात कर रहा है, जो एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसीज रिच इकोसिस्टम? एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे स्पेसीज सबसे ज्यादा पाया जाता हो। तो स्पेसीज सबसे ज्यादा जो पाया जाता है उसको हम लोग कोरल रीफ के नाम से जानते हैं। कोरल रीफ में बहुत ज्यादा स्पेसीज, टेम्परेट फॉरेस्ट में
बहुत कम होते हैं, यहाँ एवरग्रीन होता तो ज़्यादा होता। ग्रासलैंड में भी कम ही होते हैं कंपैरेटिवली, और डिजर्ट में तो बिल्कुल कम होते हैं। तो यहाँ पे कोरल रीफ हम लोग कहेंगे, जो कि स्पेसीज रिच इकोसिस्टम होता है। जो अब यहाँ स्टार्ट कोडन की बात कर रहा है। स्टार्ट कोडन का एक एकदम सिंपल ट्रिक है। आओ ना जी, आओ जी, कहाँ गए जी, आओ खाना खा लो। स्टार्ट कोडन का आओ जी, ठीक है। और आओ जी एक और एमिनो एसिड भी बनाता है, जिस एमिनो एसिड का नाम है मिथियोनीन। समझे जी? आओ जी, मिथियोनीन। Each of the following statement about enhancer is correct. Enhancer is correct कह रहा है। enhancer के बारे में कौन सा करेक्ट है? enhancer decrease तो कभी करेगा ही नहीं जी। enhancer increase कर सकता है transcription by binding activator protein, बिल्कुल। enhancer function only in prokaryote, नहीं। enhancer are part of ribosome, नहीं नहीं नहीं, राइबोसोम का ये पार्ट नहीं है। ये लैक्टोज एक्चुअली ये बात कर रहा है लैक ऑपेरॉन का, ठीक है। तो लैक ऑपेरॉन का जब बात कर रहा है तो ये गलत है, ये सही है। कुछ जनरल कंपटीशन के लिए मैंने इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर का भी क्लास रेगुलर बेसिस पे लेता आ रहा हूँ। यदि आप में से किन्हीं के जान पहचान में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज़रूरत है, तो आप उन्हें हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ अगला सवाल है फोटो सिस्टम टू। फोटो सिस्टम टू जब आप देखेंगे तो फोटो सिस्टम टू में क्या आता है? फोटो सिस्टम टू वाटर अकर फोटोलाइसिस करता है, ठीक है। जब हम लोग लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, तो लाइट रिएक्शन में आप देखिएगा फोटोसिंथेसिस में दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम वन और फोटो सिस्टम टू। तो फोटो सिस्टम का काम होता है हाइड्रोलाइसिस में वाटर को H2 गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन में ब्रेक करना और 4 इलेक्ट्रॉन तैयार करना, दो, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन तैयार करना, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जिसको आप जेड स्कीम के नाम से भी पढ़ते हैं। जेड स्कीम के नाम से आप पढ़ते हैं। आपने इस चीज को पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो फोटो सिस्टम टू का मेन फंक्शन क्या है? फोटो सिस्टम का मेन फंक्शन है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर फोटो सिस्टम का मेन फंक्शन है, फोटो सिस्टम टू का। फोटो सिस्टम वन क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉडिफिकेशन इज करेक्ट? किसका मॉडिफिकेशन? तो स्टेम का मॉडिफिकेशन। स्टेम मॉडिफिकेशन के बारे में पूछ रहा है कि करेक्ट क्या है? राइजोम्स आर एरियल स्टेम, नहीं, राइजोम एरियल स्टेम नहीं होते। राइजोम नाम से ही पता चल रहा है, राइजोम बोले तो रूट, ठीक है। और टेंड्रिल इन ककरबीट्स आर मॉडिफाइड स्टेम। ककरबीट में जो टेंड्रिल होते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। थॉर्न इन बोगेनविलिया आर मॉडिफाइड लीव्स, नहीं, मॉडिफाइड स्टेम होता है। और ट्यूबर्स डू नॉट स्टोर फूड। ट्यूबर डू नॉट स्टोर फूड ऐसा कहाँ हो गया जी? ट्यूबर फूड स्टोर करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग डेली खाते हैं, आलू। अलुआ तो क्या है? अलुआ टूबर ही है ना। अलुआ टूबर है, टूबर नहीं, टूबर, ठीक है। आलू जो है वो क्या है? डेली हम लोग यही तो खाते हैं, आलू कैसे फूड स्टोर नहीं कर सकता है? तो हम लोग इस चीज को आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के साथ। विच बैक्टीरिया आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट? अभी देखिए कौन सा बैक्टीरिया है जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए? कहाँ पे? लेग्यूमिनस प्लांट में। अब लेग्यूमिनस प्लांट बोले तो लेग्यूम, लेग्यूम बोले तो क्या होता है? दलहन, दलहन। हिंदी बड़ी खराब हो गया है महाराज। दलहन, दलहन, जिससे क्या बनता है? दाल। दाल बोले तो पल्सेस, पल्सेस बोले तो अरहर, चना, मटर, ठीक है, मूंग, मसूर, ठीक है। यही सब है, क्या है? ये सब दलहन है। और इन सभी को चाहिए क्या?
इन सभी को चाहिए प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन के लिए चाहिए क्या? प्रोटीन के लिए चाहिए नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर वाला डायरेक्ट यूज करेगा नहीं, तो उसको क्या करना होगा? नाइट्रोजन साइकिल में हो करके गुजरना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होगा। और ये फिक्सेशन कौन करेगा? फिक्सेशन करने के लिए एक बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था ना। विच बैक्टीरिया स्ट्रक्चर स्टोर रिजर्व मटेरियल लाइक ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट। ग्लाइकोजन और फॉस्फेट को स्टोर करने के लिए कौन सा बैक्टीरियल मटेरियल है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है? तो यहाँ पे आप कहेंगे इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का काम होता है स्टोर करके रखने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या नहीं है यूकैरियोट में? क्या वो ट्रांसक्राइब करता है मैसेंजर आरएनए को? करता है। क्या वो डीएनए सिंथेसिस करता है? नहीं। क्या वो आरएनए सिंथेसाइज करता है? बिल्कुल। कौन? राइबोसोमल आरएनए। क्या वो ट्रांसक्रिप्शन कैटेलाइज करता है? बिल्कुल। हम लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ेंगे। और अभी बॉटनी तो मैं बता ही रहा हूँ। जूलॉजी के भी कुछ वीडियोज मैंने डाले हुए हैं, आप इन्हें जरूर देखें, फायदा लगेगा और बहुत 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 ही अच्छा लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी। हाईएस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी कौन से ग्रुप में है सर? हाईएस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी यदि आप देखें तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो डाइवर्सिटी है वो आपको इंसेक्ट में देखने को मिलेगा। अब बोलिए यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है सर, क्या आप आलतू फालतू बकवास कर रहे हैं? अरे भैया बकवास नहीं, हम इंसेक्ट बता रहे हैं कि हाईएस्ट यदि पूछा जाए तो। और यहाँ पूछ रहा है फॉलोइंग ग्रुप्स में से, फॉलोइंग ग्रुप्स में से हाईएस्ट कौन है? तो फॉलोइंग है फंगी, बर्ड, रेप्टाइल और मैमल। तो इनमें आप फंगी में जाइए ना, का इधर उधर देख रहे हैं? ये मैमल्स, रेप्टाइल और बर्ड नहीं है, फंगाई। फंगाई इज द हाईएस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी अमोंग दीज फोर। ठीक है, इन चारों में से फंगाई के पास सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी था। अब G2 फेज क्या होता है? जब हम लोग सेल डिवीजन करते हैं, कहाँ? जब हम लोग सेल डिवीजन करते हैं ना, सेल DIVN, जब सेल डिवीजन करते हैं तो सेल डिवीजन में G0 फेज आता है, G1 फेज आता है, G2 फेज आता है और एक क्यूसेंट। अच्छा, G0 को ही तो बोलते हैं क्यूसेंट फेज, ये क्यूसेंट फेज को ही हम लोग बोलते हैं G0 फेज। और एक आता है आई फेज, आई फेज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि G2 फेज में क्या होता है? तो बताइए G2 फेज में क्या होता है? द सेल चेक फॉर डीएनए रेप्लिकेशन एरर इन G2 फेज। समझे? अच्छा, एस फेज भी आता है, हम बोलने तो भूल ही गए थे यहाँ पे। एक एस फेज भी आता है, सिंथेसिस फेज, इंटरमीडिएट फेज, G0 फेज क्विसेंट हो गया, G1 हो गया, G2 हो गया, गैप 1 और गैप 2। तो सेकेंड गैप जो होता है उसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एरर को चेक करते हैं सेल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज। कौन सा फंक्शन है डीएनए लाइगेज का? मैंने पिछले कई वीडियोज में आपको बताया है लाइगेज का काम क्या होता है। लाइगेज का काम होता है ऐड करने का। ठीक है, लाइगेज का काम होता है ऐड करने का, इसलिए इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ग्लू। कौन सा ग्लू? मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ये ज्वाइन करता है किसको? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को। ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोले तो जो इस तरह से ब्रेक है, मतलब जो रेगुलर नहीं है, इस फ्रेगमेंट को ये ज्वाइन करने का काम करता है और ज्वाइन करके बनाता है ऐसा। ठीक है, सेपरेट का काम नहीं है, रिमूव का काम नहीं है, सिंथेसाइज आरएनए प्राइमर काम नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल हमारा है विच प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज टू प्रमोट पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी बोले तो फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल बनाना, पार्थेनोकार्पी, कार्पेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
तो यहाँ पे ये कह रहा है कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट हार्मोन है, PGR यदि कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है प्लांट हार्मोन की बात कर रहा है। कौन सा प्लांट हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी को प्रमोट करता है टोमेटो जैसे में? तो यहाँ पे देखिए टोमेटो में कार्पी को प्रमोट करने वाला कौन है? ऑक्जीन। ठीक है, ऑक्जीन। अगला सवाल, और शायद ये आखिरी सवाल होगा। विच स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर में कौन रिप्रेजेंट करता है? तो पिस्टिल, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। ठीक है, ये रहा स्टाइल, ये रहा स्टिग्मा और ये रहा ओवरी। ये तीनों मिला करके बनाता है पिस्टिल। ये हुआ डायग्राम। ठीक है, और ये होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसी को कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। यदि आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप हमारे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में भी आप विजिट कर सकते हैं। और ऐप स्टोर प्ले स्टोर में ढूंढने से ज़्यादा बेहतर है आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके डायरेक्ट क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट में इस जगह पे आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड ऐप कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट या डिस्कशन करना हो तो हमारा ये ईमेल आईडी और फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी आपके सामने है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। किसी भी तरह के यूट्यूब लिंक को देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये अंक प्लस का टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे किसी भी तरह के रिलेटेड जो अंक प्लस से रिलेटेड वीडियोज हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उन सभी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको शुभकामना देते हुए मैं आज विदा लेना चाहूँगा। और जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।